सबको नमस्कार। सबसे पहले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और जो बाकी के संघ विधायक भी है, बड़े भाई बड़े भाई विडोमागे साहब और साल का साथ जो आए, पूरा टोली, पूरा मोर्चागण और सभी बीजेपी कार्यकर्ता, और उससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन के लिए मैं बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ यहाँ के स्कूल प्रिंसिपल शर्मा सर और यह सभी स्कूल टीचर्स और सभी बच्चे जो हम लोग को बीजेपी पार्टी को आज यहाँ पे आप हम सबको कार्यक्रम करने के लिए दिया। आप सबको भी बहुत आभारी प्रकट करता हूँ, आभारी व्यक्त करता हूँ। मोदी साहब गुजरात के एक वेदनगर, एक छोटा सा गाँव है, वहां से जन्म लिया। उनका पिताजी का नाम दामोदर मूलचंद मोदी है। तो वो वहाँ पे छोटे स्कूल टाइम से, अपना छोटे समय से बहुत सारा संघर्ष करने का उनका आदत था। और स्कूल गया, पिताजी बहुत तकलीफ में थे। वहाँ पे उस वक्त में एक रेलवे स्टेशन था, वेदनगर रेलवे स्टेशन। उसी रेलवे स्टेशन से पिताजी, मोदी साहब का पिताजी जो वो चाय बेचते थे। उस वक्त में मोदी साहब उस चाय बेचते, ये अपना पिताजी को सही करते थे। उस चाय में वो भी चाय, जब पिताजी नहीं होते वो भी वहाँ पे चाय बेचते थे। तो इसी तरह मोदी का जिंदगी में पूरा संघर्ष बड़ा है। ऐसे लगता है मोदी साहब आज देश का प्रधानमंत्री है, सारा विश्व का सबसे पॉपुलर नेता है, लेकिन इनके बीच में कितना सारा संघर्ष किए होंगे वो मोदी जानते हैं। तो छोटा से ही वो हुनर था, काम करने का उनका आदत था, मेहनत करने का उनका आदत था मोदी साहब का। तो छोटे छोटे स्कूल टाइम में, स्कूल में पानी खेलते हुए एक बार मगरमच्छ भी पकड़ लिए। मगरमच्छ पकड़ना तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक वाला चीज होता है। सब मगरमच्छ को देख के डर जाते हैं। मोदी लेकिन छोटा से ही इतना बलवान, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना करेजियस था कि एक मगरमच्छ को नदी से पकड़ के बस्ती लेके आया। तो उसी दिन से मोदी को पता चल गए थे कि ये आने वाला दिन में बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे होते होते उन्होंने 5 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आप सबको पता है, देश में एक स्वयं सेवक है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जब भी युद्ध होता है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 में, आप सबको पता है, आरएसएस एक ऐसा संगठन था जो ब्लड डोनेशन किया। उस वक्त में ब्लड डोनेशन देना बहुत बुरा मानता था, बहुत अशुभ मानता था। वो उस मोदी जब 8 साल का था तो वो संघ से जुड़ा। संघ से जुड़ने के बाद बहुत सारे देश में कहीं छोटा बस्तियां गलियां में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत देश का बारे में, भारत देश का अपना संस्कृति, अपना संस्कार के बारे में सारे देश में, कश्मीर किया, कन्याकुमारी किया, छोटे छोटे देशों पे, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे जिले पे जाके भारत का संस्कार, संस्कृति, भारत का एकता के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने प्रचार किया। 1975 में इंडिया में लगता है आपातकाल, इमरजेंसी लग जाता है। लगने के बाद उन्होंने उन सब का सारा देश भर में 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट किया गया। उस वक्त में मोदी एक आरएसएस का कार्यकर्ता था। उन्होंने वेश बदल के सारा दुनिया में प्रचार करता रहा उस इमरजेंसी के खिलाफ। इसी तरह बहुत उनका जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। फिर बाद में चलते चलते उन्होंने बीजेपी में आया। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने 2001 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसके बाद पता है गुजरात का चीफ मिनिस्टर का बाद उनको बीजेपी पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर किया और 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन गया। देश में प्रगति का दौर कहीं गुना बढ़े हैं जब से मोदी साहब ने आए। आप बता सकते हैं, यहाँ में सुबनसिरी में एक नदी है, यहाँ पे हम लोग जब पासीघाट जाते हैं, 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मोदी साहब ने 2014 में आके इनको बोला कि ये जैसे भी बनाना है। और भूपेन हजारिका सेतु, वो आप दीवान साइड में आप देख सकते हैं, वो इस भारत देश का सबसे लंबा रिवर ब्रिज, सबसे नदी में बनाया वाला ब्रिज सबसे लंबा है भारत का, वो भी बनवाया। ये जो ईटानगर में एयरपोर्ट बनाना है, 2004-05 से बातें हो रहे थे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन मोदी साहब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
यहाँ में अपना पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देखो 3 साल में एक एयरपोर्ट बन गया रिकॉर्ड टाइम में। तो इस तरह से बहुत सारा प्रगति हो रहे हैं देश में, वो गिनूंगा तो मेरे हम सब के लिए दिन कम पड़ जाएंगे। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है सारा विश्व पर उसको पसंद करते हैं। वो केवल एक देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे आज का दिन में, वो एक ग्लोबल लीडर रह गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मोदी साहब एक ग्लोबल लीडर है क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है, ये इतिहास है कि विश्व भर के 14 देशों ने अपना अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दे चुका है मोदी साहब को। उनमें से आपको मैं 2 नाम बताऊंगा। उनमें से यूनाइटेड स्टेट है, लेजेंड ऑफ मेरिट। यूनाइटेड स्टेट में सिविल अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है लेजेंड ऑफ मेरिट। जैसे कि इंडिया में होता है भारत रत्न, सबसे सिविलियन सबसे अच्छा सबसे बड़ा जो बड़ा योगदान देता है उनको देता है भारत रत्न। तो मोदी साहब को यूनाइटेड स्टेट देश का विश्व का सबसे पावरफुल, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर और सबसे धनवान देश ने मोदी साहब को ऑनर किया अपना देश के सर्वोच्च जो इनाम देके लेजेंड ऑफ द मेरिट देके। इसी तरह एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश रशिया ने भी आज के दिन में ये जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली उसका बाद डिफेंस मिलिटरीली आज का दूसरा नंबर सबसे पावरफुल है रशिया। वो अपने एशियन कॉन्टिनेंट में होता है। उसमें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रशिया में सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। वो सेंट एंड्रयू का सम्मान भी मोदी साहब को दिया गया है। तो इसलिए सारा विश्व भर में 14 स्टेट ऑनर्स मोदी साहब को दिया गया है। तो जैसे कि आपका लोग कहते हैं ये जो मुस्लिम देशों से मोदी साहब को या बीजेपी को सम्मान नहीं मिलते, उनमें से एक देश है आपको बताऊं, और 2-3 देश है। इजिप्ट ने उसको ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड दिया, उसका अपने इजिप्ट का अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। उसका बाद आपका ये जो अफगानिस्तान दिया, यूएई दिया, सऊदी अरब दिया। इस तरह से सारा देश दुनिया भर ने मोदी साहब को अपने देशों का सर्वोच्च इनाम दिया। वो इसलिए नहीं कि मोदी साहब केवल को ही देना, इसलिए है कि हम भारतवासी को, हम भारत देश को आज लोग सम्मान करना शुरू हो गए मोदी का दौर में और बीजेपी का दौर में, और ये हम सब के लिए बहुत गर्वता की बात है। इसी तरह मोदी को यूनाइटेड नेशन उन्होंने भी अपना सबसे बड़ा अवार्ड मोदी साहब को दिया। वो अवार्ड है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। यूनाइटेड नेशन ने मोदी को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया। केवल यूनाइटेड नेशन नहीं है, केवल देशों नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बिल गेट्स ने भी मोदी साहब को एक अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया। वो अवार्ड का नाम है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। बिल गेट्स का कहना है कि मोदी ऐसा एक गोलकीपर है जहां कोई गोल नहीं लगा सकता। तो इसलिए मोदी साहब को बिल गेट्स फाउंडेशन ने दिया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। इस स्कूल में जब साल में आता हूँ मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा, ऐसे मैंने इमोशनली मैं जुड़ जाता हूँ बीच में। और ये स्कूल मेरे लिए बहुत लकी मैं सोचता हूँ। जब 2017 में मैं एक बार आया था, मैं एक एनजीओ चलाता था मुमकिन, तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम किया था छोटे बच्चे के साथ में। उसके बाद कुछ साल के बाद मुझे स्टेट सेक्रेटरी मिला। फिर जब स्टेट बीजेपी सेक्रेटरी मिलने के बाद मेरे यहाँ में उस प्रोग्राम का फिर मैं इंचार्ज था। आपको सर याद होगा, सर भी आए थे, उसका बाद वो गाँव सर भी आए थे। तो उसका कुछ साल का बाद आज हमको स्टेट में जनरल सेक्रेटरी मिला है। तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत मैं भाग्यवान हूँ इस स्कूल में, और मैं दिल से भी जोड़ता हूँ। घर में छोटा मेरा प्रोग्राम होता हूँ तो यहाँ के स्कूल बच्चे को बुलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी मैंने साल के स्कूल बच्चे लोगों को बुलाया था। मोदी साहब के दौर में
अभी पहले क्या कहते थे, हम सबको विकलांग कहते थे, विकलांग। जैसे आप लोग यहाँ स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, आप सबको विकलांग कहा जाता है। वो दौर बदला है, सोच बदला है। मोदी साहब ने बोला ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांगजन है। विकलांग शब्द नहीं है, विकलांग शब्द कमजोरों को बोला जाता है। ये हमसे, ये हमारा कमजोर, हमारा बच्चे कमजोर नहीं, इनको हम दिव्यांगजन कहना है, बोलना है। इसीलिए दिव्यांगजन के लिए भी एक बहुत बड़ा स्कीम्स लॉन्च किया है। मैं शर्मा सर से मैं ये स्कीम्स का नाम बताना चाहूंगा। ये दिव्यांगजन के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है भारत सरकार ने, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। इस स्कीम के तहत जो भी दिव्यांग है उनको 50 लाख तक बिना कोलेटरल डिपॉजिट के 50 लाख तक का लोन सैंक्शन कर सकता है, बिना कोलेटरल, बिना गारंटी के। तो मैं साथ से मैं आग्रह करूंगा, और कोई भी लोन लेने के लिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को एडल्ट होना पड़ता है, 18 साल से ऊपर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ में मोदी साहब और एक उसने किया कि केवल 13 साल में भी जो भी दिव्यांगजन को लोन दे सकता है बिना कोलेटरल में। सर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप यहाँ में जो आप यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, तो वहां से एक स्टूडेंट चुनिए। उसके लिए सर हम दोनों मिलके इसी लोन के लिए हम दोनों कोशिश करके देखते हैं। उसके लिए मैं रिस्क लेता हूं, नहीं बोलूंगा सर, लेकिन हम लोग मिलके उनके लिए एक प्रोजेक्ट बना के, कोई भी जो दुकान चलाना हो, कोई भी रेस्टोरेंट चलाना हो, वो केवल खुद ही चलाना वो जरूरी नहीं है, वो होंगे उसका सब किसी को लेके चला सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आग्रह करूंगा, यहाँ से कोई फॉरवर्ड स्टूडेंट है जो है कुछ भी इस तरह से करने का लायक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट करता है, तो सर हम दोनों मिलके वो कोशिश करके देखेंगे सर। आप बाद में सर एक बार मुझे इसमें याद दिलाएं। इसका बाद चलते चलते मैं अपना स्टूडेंट, दिव्यांगजन स्टूडेंट के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा। अरुणिमा सिन्हा आपको पता होगा, 2013 का बात है। अरुणिमा सिन्हा एक लेडी है, वो श्रीनगर से, लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। एक CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में उनको नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहा था। मैं स्टूडेंट से आग्रह करूंगा सर थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुने। नाम है अरुणिमा सिन्हा। क्या हो गया, ट्रेन में चलते चलते उसका गला में उसका माँ ने एक गोल्ड का चेन दिया है। वहां में बदमाश आ गया गोल्ड को छीनने के चक्कर में, तो लड़ते लड़ते अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर गिर गया। अगले वाला उधर से अपोजिशन ट्रेन एक आता है, उसका दाएं पैर कट जाती है। तो सबने, माँ ने, बाप ने उसको छोड़ दिया कि बोला यार बेटा आपसे नहीं होगा, आप यूं ही घर में बैठ जाओ। अरुणिमा सिन्हा ने कहा नहीं मामा, नहीं पापा, मैं केवल चलूंगा ही नहीं, मैं एवरेस्ट चलूंगा। मैं केवल चलूंगा ही नहीं है, मेरे पास एक टांग नहीं है, मैं जानता हूं, मैं चलूंगा नहीं, मैं एवरेस्ट चलूंगा। तो बाद में 2015 में वो एवरेस्ट चला, माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा पीक वाला एवरेस्ट में चला, और उसका रिकॉर्ड है आज तक वो दुनिया का हाईएस्ट 8 पीक माउंटेन्स को चढ़ चुका है अरुणिमा सिन्हा। तो स्टूडेंट से आग्रह करूंगा उसका यूट्यूब पे उसकी स्पीच को भी आप देखो। उसका बाद और आप सब के लिए, स्टूडेंट के लिए एक कहानी। आप सब रामायण नहीं देखे होंगे, हम लोग सब देखे रामायण। रामायण का जितना गीत, राम तेरी गंगा मैली का जितना संगीत, चितचोर फिल्म का जितना संगीत किसने बनाया? रविंद्र जैन। रविंद्र जैन कौन है? बाय जन्म से वो अंधा आदमी। रामायण का गीत, पूरा संगीत उसने बनाया। राम तेरी गंगा मैली का इतना मशहूर सुपरहिट फिल्म का गीत रविंद्र जैन ने बनाया। लेकिन रविंद्र जैन छोटा से, बचपन से, जन्म से वो अंधा था। तो इसलिए वो शक्ति होता है
ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं। आपका मन का शक्ति को आगे बढ़ाओ, सब अच्छा होगा। इन चंद शब्द के बाद मैं अपना बात यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।